एक गांव में फकीरी नाम का एक कंजूस सेठ रहता था। उसके पास कई एकड़ जमीन थी। खेती करने के लिए फकीरी ने कई मजदूर रखे हुए थे। वह साहूकारी भी करता था, जिसके चलते वो लोगों को कर्ज देता और बदले में उनसे मोटा ब्याज ऐंठता और इस तरह वो गांव का सबसे धनी व्यक्ति भी बन गया था। आहा, क्या मधुर आवाज है इन सिक्कों की। खन 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 खन, वाह वाह वाह, मजा आ गया। अरे क्या ये रोज रोज काले रंग के संदूक को खोलकर बैठ जाते हो? अरे मालती, तुम तो जानती हो, जब तक मैं इस काले संदूक में रखे पैसों को गिन नहीं लेता, मुझे नींद कहाँ आती है। अजी, पैसे को इतना भी नहीं गिनना चाहिए। आपको पता नहीं है क्या? पैसों को ज्यादा गिनने से वो कम हो जाते हैं। हाँ, ऐसा कहीं होता है भला? ठीक है, जो करना है करो। अरे हाँ, वो सुखिया है ना, वो अपनी मजदूरी मांग रहा था। उस सुखिया का कोई काम धंधा है कि नहीं? रोज रोज पैसे मांगता रहता है। तुम्हें कुछ शर्म लाज है कि नहीं? बेचारे को एक हफ्ते से एक पैसा नहीं दिया है तुमने। अरे तरस खाओ उस पर। वो कहीं और काम थोड़ी ही करता है। उसका घर का खर्च तो हमारे घर से ही चलता है। अरे हाँ, दे दूंगा। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं उसके पैसे खाकर बैठ गया हूँ। इतना कहकर फकीरी अपने उस काले संदूक को बंद करके ताला लगा देता है और उसे अपने बिस्तर के पास रखकर ही सो जाता है। और अगले दिन, मालिक, कृपया मेरी मजदूरी दे दो, वरना मेरे बच्चे मर जाएंगे। अरे तू सुबह सुबह आ गया? मालिक, मेरा बेटा और पत्नी कई दिनों से भूखे हैं। अब उनकी तबीयत भी खराब होने लगी है। मालिक, तो मुझे आज मेरी मजदूरी दे दो। कल आना, कल। अभी कुछ नहीं दे सकता। पर मालिक, तब तक तो उनकी हालत और खराब हो जाएगी। अरे कहा ना, कल दे दूंगा। अभी हिसाब करना बाकी है। तुम्हारी पूरी मजदूरी निकालूंगा तभी तो दे पाऊंगा। कम तो दूंगा नहीं, इसलिए कल आकर ले जाना। मालिक, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे केवल एक दिन का मेहनताना दे दीजिए, ताकि मेरे बच्चे अभी अपना पेट भर सके। अरे कहा ना कल आना। मेरे पास यही काम रह गया है क्या? बंद करो ये रोना धोना, जाओ यहाँ से। इतना कहकर फकीरी हाथ हिलाते सुखिया को बाहर का रास्ता दिखा देता है। अरे मालती, आज रात को खेतों में निगरानी करने खुद जाऊंगा। ऐसी क्या मुसीबत आ गई जो आपको खुद ही जाना पड़ेगा? अरे मुझे पता चल गया है कि कुछ जंगली सुअर मेरी फसल को खराब कर रहे हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या सच में किसी जंगली सुअर का काम है या कोई मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। अच्छा, तो फिर इस काम में तो खतरा है। क्यों ना आप किसी को साथ ले जाएं? वैसे भी रात में अकेले जाना ठीक नहीं होगा। मूर्ख हो तुम। किसी को साथ ले गया तो उसे मेहनताना नहीं देना पड़ेगा। पर चिंता मत करो, मैं किसी ऊंचे पेड़ पर मचान बनाकर बैठूंगा। आधी रात हो चुकी थी। फकीरी एक बरगद के पेड़ पर बनाई हुई मचान पर बैठा हुआ था। गहरा अंधेरा था और खेतों की तरफ से कई जीवों की आवाज भी आ रही थी। आवाजें तो आ रही हैं, लेकिन कोई जानवर अब तक नहीं दिखा। फकीरी खुद से बात कर ही रहा था कि तभी उसे खेतों के बीचों बीच एक तेज प्रकाश नजर आया। अरे ये प्रकाश कैसा? इस तेज प्रकाश को देखकर तो लगता है कि ये कोई दैवीय शक्ति है। फकीरी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता और आंखों को मसलने लगता है कि तभी उसे खेतों के बीच में श्री कृष्ण की एक बोलती हुई मूर्ति नजर आती है, जिनके सामने एक पुरुष खड़ा होकर बातें कर रहा होता है। एक माह के बाद आज पूर्णिमा की रात आई है और हर पूर्णिमा की तरह आज भी पृथ्वी दूत, आप हमें पृथ्वी लोक का हाल बताइए। पृथ्वी पर क्या हो रहा है? हे देव, पृथ्वी के ज्यादातर भागों में लोग अपना जीवन आनंदमय तरीकों से व्यतीत करते रहे हैं। बस नजदीक के गांव में एक गंभीर समस्या है और उस समस्या का नाम है फकीरी, जो एक निर्दयी व्यक्ति है जिसके दुर्व्यवहार और कुकर्मों से गांव के लोग काफी परेशान हैं।
अब उसके यहाँ काम करने वाले मजदूर सुखिया को ही ले लीजिए। 1 सप्ताह हो चुका है, लालची फकीर ने अब तक सुखिया को उसका मेहनताना नहीं दिया है, जिसके कारण उसका पूरा परिवार भूख से तड़प रहा है। पृथ्वी दूत, यह तो बहुत दुखद है। तुम एक थैली में सोने के सिक्के भर कर ले जाओ और कल रात को इन सिक्कों को सुखिया की झोपड़ी की छत से बरसा देना। यह सिक्के उस व्यक्ति की हर जरूरत को पूरा कर देंगे। कुछ ही पल में सब अंतर ध्यान हो गए और वहाँ अंधेरा छा गया। फकीरी ये सब देखकर घर की ओर दौड़ पड़ा और अगली सुबह उसने जल्दी से सुखिया को अपने घर पर बुलाया। सुखिया, मुझे क्षमा करो, कल मैंने तुम्हारी एक न सुनी। ये लो अपना 7 दिन का मेहनताना। और हाँ, तुमसे एक आग्रह करना था। आग्रह मालिक? मालिक आप आदेश कीजिए। सालों बीत गए इस आलीशान घर में रहते रहते। इस ऐसो आराम से अब मन भर चुका है। मैंने तय किया है कि अब मैं साधारण जीवन बिताऊंगा, पूजा पाठ को अपनी जीवन का हिस्सा बनाऊंगा। एक काम करो, तुम आज से ही मेरे घर में रह लो और मैं तुम्हारी झोपड़ी को अपना घर बना लेता हूँ। लेकिन मालिक, गरीब की झोपड़ी में आप कैसे रह पाएंगे? अरे सुखिया, तुम मेरी चिंता मत कर, मैं तो बस अब प्रभु का नाम भजूंगा और रह लूंगा। सुखिया को मालिक का ये बदला स्वभाव कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर फिर भी वो मालिक से कुछ न कह सका और फकीरी के घर पर अपने परिवार के साथ रहने आ गया। और कुछ ही देर में फकीरी भी सुखिया के घर में पहुंच गया। बस अब जल्दी से रात हो जाए और वो पृथ्वी दूत सोने के सिक्के को इस झोपड़ी की छत पे बरसा दे। फकीरी बड़ा बेसब्री से रात का इंतजार करने लगा। पृथ्वी दूत की प्रतीक्षा किए बिना ही फकीरी झोपड़ी की छत पर चढ़ गया और उसने छप्पर में एक बड़ा सा छेद कर दिया। अब ठीक है। अब पृथ्वी दूत को सिक्के गिराने में परेशानी नहीं होगी। समय बीतता गया, रात से सुबह हो गई, लेकिन पृथ्वी दूत या सोने के सिक्कों की कोई खबर नहीं थी। अरे सुबह भी हो गई पर सोने के सिक्के नहीं बरसे। लगता है पृथ्वी दूत व्यस्त होंगे। सभी धरतीवासियों का दायित्व तो सिर्फ उन पर जो है। हो सकता है सुखिया के लिए वो समय न निकाल पाए हो। कोई नहीं, मैं आज रात को फिर से इंतजार करूंगा। फकीरी हर रात पृथ्वी दूत का इंतजार करने लगा। उसे उम्मीद थी कि झोपड़ी में एक ना एक दिन सोने के सिक्कों की बरसात जरूर होगी और तब वह सबसे धनवान व्यक्ति बन जाएगा। ऐसे करते करते अगली पूर्णिमा आ गई, लेकिन सोने के सिक्के नहीं बरसे। इतने दिन निकल गए लेकिन सोने के सिक्के झोपड़ी पर नहीं बरस रहे। आज पूर्णिमा है तो क्यों ना आज मैं दोबारा मचान पर जाकर देखूं कि आखिरकार पृथ्वी दूत ने श्री कृष्ण के निर्देशों का पालन क्यों नहीं किया। फकीरी रात को फिर से मचान पर जाकर बैठ गया और थोड़ी देर बाद एक बार फिर से तेज प्रकाश हुआ और वहां श्री कृष्ण की वही मूर्ति और पृथ्वी दूत प्रकट हुए। पृथ्वी दूत, क्या तुमने सुखिया के घर सोने के सिक्के पहुंचा दिए? हे देव, क्षमा कीजिए। आपके आदेश का पालन करने के लिए मैं कई बार सुखिया की झोपड़ी पर गया, लेकिन मैंने जब भी नीचे झांका तो मैंने देखा कि वहाँ सुखिया नहीं बल्कि फकीरी बैठा है और वह ऊपर ही नजर गड़ाए हुए है। मैं अदृश्य था, इसलिए उसे दिखाई नहीं दिया। सुखिया की झोपड़ी में फकीरी, तो फिर सुखिया कहाँ है? हे देव, ये देख तो मैं भी दुविधा में पड़ गया था। इसके बाद मैंने सुखिया को ढूंढा। आपको जानकर आश्चर्य होगा, सुखिया फकीरी के घर में रह रहा है। अच्छा, तो ये बात है। यानी फकीरी को हमारी योजना की जानकारी मिल गई थी, तभी उसने सोने के सिक्कों को लालच में सुखिया को अपने घर में भेज दिया और स्वयं उसकी झोपड़ी में डेरा जमाए बैठ गया। फकीरी स्वयं को बहुत चतुर समझता है, लेकिन तुम्हारी समझदारी की प्रशंसा करनी होगी। पृथ्वी दूत, अच्छा यह बताओ सुखिया का क्या हाल है? हे देव,
सुखिया आरामदायक जीवन व्यतीत कर रहा है। फकीरी के पूरे मकान में अकेले ना रहकर वह अपने परिवार के साथ केवल एक ही कक्ष में रह रहा है। शेष बचे कमरों में सुखिया ने कुछ बेघर परिवारों को आश्रय दे दिया है। फकीरी के उस भव्य महल में एक विशाल बगीचा है जो अब तक खाली पड़ा था। सुखिया उसमें सब्जियां लगाकर उन्हें बेचती है, जिससे उसके परिवार का भरण पोषण हो जाता है। अद्भुत! सुखिया ने ये सिद्ध कर दिखाया है कि वह कितना महान व्यक्ति है। वह मिल बांट कर खाना जानता है। दूसरी ओर वह लालची और क्रूर फकीरी है जो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इतना सुनने की देरी थी कि मचान पर बैठा फकीरी पश्चाताप से भर गया। वह तुरंत मचान से उतरा और श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने गिरकर बोला, हे देव, मैं वही हूँ, वह नीच मनुष्य फकीरी। क्षमा करो देव, क्षमा करो। मैंने बहुत पाप किए हैं। सुखिया के परोपकारों ने मेरी आंखें खोल दी। मैं अपने पापों का प्रायश्चित किस तरह करूं? अपराध का बोध होना प्रायश्चित की ओर पहला कदम है। निर्णय तुम्हें लेना है। इतना ही कहकर श्री कृष्ण की मूर्ति और पृथ्वी दूत अंतर ध्यान हो गए। जिसके बाद फकीरी भी झोपड़ी में लौट आया और गहरी सोच में डूब गया। अगले दिन उसने अपना सारा धन निर्धनों में बांट दिया और सदा के लिए गांव छोड़कर पुरी में जगन्नाथ भगवान की भक्ति में लग गया। एक गांव में एक हरिया नाम का गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। वो दिन रात मेहनत करके किसी तरह अपने परिवार का गुजारा करता था। किसान के परिवार में उसकी पत्नी बिमला और बेटा श्याम उसी के साथ रहते थे। एक दिन किसान ने अपने बेटे श्याम से कहा, बेटा श्याम, तुम्हारी माँ किसी काम से बाहर गई हुई है और मैं भी खेतों में बुआई करने जा रहा हूँ, इसलिए तुम घर पर ही रहना। तुम्हें तो पता है ना कि आजकल गांव में कितनी चोरियां हो रही हैं। ऐसे में घर को छोड़कर कहीं मत जाना। ठीक है पिताजी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आप निश्चिंत रहिए। कड़ी धूप में हरिया खेतों की तरफ निकल पड़ा और खेत पहुंचते ही उसने गुड़ाई का काम शुरू कर दिया। चमचमाती धूप में हरिया कुदाल से खेतों में गुड़ाई कर ही रहा होता है कि तभी उसे कुदाल से किसी धातु के टकराने की आवाज सुनाई देती है। हरिया जैसे ही मिट्टी हटाकर देखता है तो उसे एक चमचमाता हुआ डब्बा दिखाई देता है। हरिया उस डब्बे को बाहर निकालता है। अरे वाह, लगता है ये डिब्बा बहुत चमचमा रहा है। ऐसा लगता है कोई खजाना होगा इसमें। ये सोचकर हरिया ने जैसे ही डब्बे को खोलकर देखा वो उदास हो गया। ये क्या? ये तो बस एक बेकार सी किताब है। मुझे तो लगा था कि आज कोई भारी खजाना मिल गया है मुझे। मैं अनपढ़ क्या ही करूंगा इस किताब का। इतना कहकर हरिया उस डब्बे को वही खेत के एक कोने में फेंक देता है और फिर से अपने काम पर लग जाता है। थोड़ी देर बाद हरिया का बेटा श्याम भी अपने पिता के पास खाना लेकर आता है। बेटा, आ गया तू? और माँ आ गई थी तेरी घर पर? हाँ पिताजी, माँ तो कब का आ गई थी। चलिए मुंह हाथ धोकर खाना खा लीजिए। हरिया मुंह हाथ धोता है और पेड़ के नीचे खाना खाने के लिए बैठ जाता है। अरे वाह, आज तो खाना देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ पिताजी, माँ ने आज बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। वाकई खाना बहुत स्वादिष्ट था। हरिया खाना खा ही रहा होता है कि तभी श्याम की नजर भी उस किताब पर पड़ जाती है। अरे पिताजी, ये किताब कैसी? क्या आप खेत में पढ़ाई भी करने लगे हैं? अरे नहीं बेटा, मैं कहाँ पढ़ाई वढ़ाई। ये किताब तो मुझे खेत में बुआई करते वक्त मिली है। अच्छा, लाइए दिखाए तो जरा कैसी किताब है ये। हाँ देखो तो बेटा, इस किताब में ऐसा क्या है जो इसे किसी ने जमीन में गाड़ दिया? अरे पिताजी, ये तो खाली किताब है। अच्छा, खाली है? हाँ पिताजी, पर इसे मैं रख लेता हूँ, ये मेरे काम आएगी। ठीक है, तुम ही रख लो। वैसे भी किताब महंगी हो गई है आजकल। पता नहीं कब ये गरीबी दूर होगी।
इतना कहकर हरिया फिर से खेतों के काम में लग जाता है और श्याम उस किताब को खोलकर उसमें उंगलियों से अपना नाम श्याम लिखने लगता है। जैसे ही श्याम उस किताब पर उंगलियां फहराता है, वो किताब रोशनी से चमचमाने लगती है और श्याम को उसमें अपना भविष्य नजर आने लगता है। ये तो मैं हूँ, लेकिन मैं इतना बड़ा कैसे दिख रहा हूँ? लगता है ये कोई साधारण किताब नहीं, ये किताब भविष्य बताने वाली जादुई किताब है। मुझे इसके बारे में पिताजी को बताना चाहिए। पिताजी जल्दी आइए। अरे क्या हुआ बेटा? अरे जल्दी आइए पिताजी, आपको कुछ दिखाना है। हाँ हाँ आता हूँ। हरिया खेत का काम छोड़कर अपने बेटे श्याम के पास आता है। हाँ बोलो क्या हुआ? अरे पिताजी ये देखिए। अरे ये क्या? ये तो तुम हो। और ये किताब, ये तो वही किताब है ना? हाँ पिताजी, ये वही किताब है, और ये कोई साधारण किताब नहीं है, बल्कि भविष्य बताने वाली किताब है। अरे वाह, लगता है अब हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। पिताजी वो कैसे? वो सब मैं तुम्हें घर चलकर बताता हूँ। हरिया और श्याम दोनों ही खेत का काम खत्म करके उस जादुई किताब को घर लेकर जाते हैं और उस जादुई किताब के बारे में बिमला को भी बताते हैं। तो हमारी तो किस्मत ही खुल गई है। हाँ बिमला, अब हम गांव के लोगों का भविष्य बताकर खूब पैसे कमा सकते हैं। लेकिन पिताजी, इस किताब के बारे में अगर किसी को पता चला तो जरूर कोई ना कोई इसे चोरी करने की कोशिश जरूर करेगा। हाँ ये मैंने तो सोचा ही नहीं। हाँ, तो इस किताब को आप घर पर रखकर लोगों की पर्चियाँ बनाकर घर ले आओ और उन्हें अगले दिन एक पर्ची में ही उनका जवाब दे दो। हरिया को बिमला की तरकीब काफी अच्छी लगी और अगले दिन वो काम छोड़कर गांव में घूमने निकल गया और गांव के बाजार में जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। गांव वालों, जिस किसी को भी अपना भविष्य जानना है वो अपने नाम की पर्ची बनाकर मुझे दे दें। मैं कल सबका भविष्य बताऊंगा और बदले में 10 रुपया लूंगा। हरिया की बात सुनकर सब लोग हरिया को अपनी अपनी नाम की पर्ची थमाने लगे और अगले दिन हरिया वादे के अनुसार लोगों के पर्ची पर अपना भविष्य बताकर उनसे 10-10 रुपए लेने लगा। हरिया अब लोगों का भविष्य देखकर उन्हें किसी अनहोनी होने से आगाह करने लगा था, जिसकी वजह से हरिया पर गांव वालों का विश्वास काफी बढ़ गया और सभी उसकी काफी तारीफ करने लगे। हरिया भैया, आप तो सबका भविष्य देखते हैं, होने वाली घटनाओं को पहले ही भाप लेते हैं। मेरा भी भविष्य देखिए ना। अरे क्यों नहीं लखन, एक काम करो, अपने नाम की पर्ची बनाकर तुम मुझे दे दो। मैं तुम्हें कल इसी समय पर तुम्हारी भविष्य बताऊंगा। लखन वैसा ही करता है, अपने नाम की पर्ची बनाकर हरिया को दे देता है और हरिया भी रोज की तरह घर जाकर जादुई किताब पर लखन का नाम लिखकर उसका भविष्य देखने लगता है। हरिया देखता है कि लखन को एक व्यापारी बहुत सारा धन देने वाला है। इतना देखते ही किसान के मन में लालच आ जाता है और वो आधा भविष्य देखकर ही किताब को बंद कर देता है। अरे इस लखन को तो खूब सारा पैसा मिलने वाला है, ये तो अब बहुत अमीर हो जाएगा। क्यों ना मैं लखन को उसके रास्ते से भटकाकर खुद उस व्यापारी से सारा धन ले लूं। ये सोचकर हरिया अगले दिन लल्लन के पास जाता है। कैसे हो लखन भाई, और इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? मैं ठीक हूँ भाई, बस जरा बाजार तक जा रहा था। बाजार? लेकिन आज तुम बाजार नहीं जा सकते। वो क्यों भैया? अरे वो मैंने कल तुम्हारा भविष्य देखा था। आज तुम्हारे ऊपर एक संकट है, इसलिए आज तुम घर पर ही रहो। क्या आप सच कह रहे हैं? हरिया की भविष्यवाणी आज तक गलत साबित नहीं हुई है। अच्छा, फिर तो अब मुझे भी घर जाना चाहिए। इतना कहते ही लखन अपने घर लौट जाता है और हरिया पैसों के लालच में बाजार चला जाता है। बाजार पहुंचते ही हरिया को अपना एक व्यापारी मित्र मिल जाता है, जिसने उसे पैसों से भरा एक बैग दिया होता है। अरे हरिया, अच्छा हुआ भैया जो तुम मुझे मिल गए। क्या तुम मेरा ये बैग अपने पास रख सकते हो? क्योंकि मैं कुछ दिनों के लिए विदेश जा रहा हूँ और मैं ऐसे ही किसी पे भरोसा नहीं कर सकता। तो क्या मेरे वापस आने तक तुम मेरे बैग का ध्यान रख लोगे? वाह वाह, मैं इस बैग को लेकर बहुत अमीर हो जाऊंगा और इसके वापस आने तक अपना घर भी बदल दूंगा। इससे यह मुझे दोबारा कभी ढूंढ भी नहीं पाएगा।
अरे भैया कहाँ खो गए? जल्दी बताओ, संभाल लोगे ना तुम मेरा बैग? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं दोस्त, तुम निश्चिंत होकर विदेश जाओ, मैं इस बैग का अच्छे से ध्यान रखूंगा। इतना कहते ही हरिया उस व्यापारी से बैग ले लेता है और व्यापारी वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। व्यापारी के जाते ही वहाँ पुलिस आ जाती है और हरिया के हाथों में बैग देखकर उसे जोर से पकड़ लेती है। आखिर तुम पकड़े गए, अब तुम्हारी खैर नहीं। इतना कहते ही पुलिस ने हरिया को खूब मारा और उसे बोलने तक का मौका नहीं दिया। पुलिस ने हरिया को चोरी के आरोप में जेल में डाल दिया। जेल में बैठकर अब हरिया को ये समझ आ गया था कि वो पैसों से भरा बैग चोरी का था और उसके व्यापारी मित्र ने उसे धोखा दिया था। हरिया को अब अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। धौलपुर नामक गांव में एक शीतल नाम की औरत रहती थी। शीतल का एक बेटा था जिसका नाम था अजय। अजय के पिता का देहांत काफी पहले हो गया था, जिसके चलते घर की सारी जिम्मेदारी शीतल के सर पर आ गई थी। अपना और अपने बेटे का पेट पालने के लिए शीतल दूसरों के घरों में झाड़ू पोछी का काम किया करती थी, लेकिन फिर भी वो जो कुछ भी कमाती उससे घर की जरूरतें कभी पूरी नहीं होती। माँ, स्कूल वालों ने फीस लाने को कहा है। आज तो वो टीचर मुझे घर ही भेज रही थी, लेकिन स्कूल की प्रिंसिपल ने एक दिन का और समय दिया है। मुझे नहीं लगता कल से वो मुझे स्कूल में आने भी देगी। अरे बेटा, तू चिंता मत कर, मैं अभी मालिक के पास जाकर कुछ रुपया उधार ले आती हूँ। मालिक ने मदद की तो कल पक्का तेरी फीस भर दूंगी। शीतल बेटे को आश्वासन देती है और मालिक के घर जाती है। मालिक, वो मेरे बेटे की फीस के लिए मुझे कुछ पैसा चाहिए था, क्या आप मुझे पैसा उधार दे देंगे? शीतल, 3 महीने पहले ही तुमने मुझसे उधार पैसे लिए थे, वो भी अभी तक तुम चुका नहीं पाई हो। ऐसे में मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? मालिक, वो सब उधार मैं चुका दूंगी, लेकिन अभी मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मेरे बेटे के भविष्य का सवाल है। ठीक है शीतल, आज तो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारी मदद की है ये बात तुम्हारी मालकिन तक को पता नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर उसे पता चल गया तो वो मेरा जीना हराम कर देगी। जी मालिक, मैं मालकिन को इस बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगी और यकीन मानिए मैं आपका ये सारा पैसा जल्द ही लौटा दूंगी। ठीक है, तुम यही इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए पैसे ले आता हूँ। इतना कहकर मालिक पैसे निकाल ले घर के अंदर चला जाता है कि तभी शीतल को मालकिन अपने घर पर देख लेती है। क्यों रे, यहाँ इस वक्त क्या कर रही है तू? मालकिन, कुछ नहीं। कुछ नहीं तो क्या मेरा घर कोई बगीचा लग रहा है जो मुंह उठाकर यहाँ घूमने चली आई? नहीं मालकिन, वो क्या है ना, मुझे मेरे बेटे की फीस जमा करनी है स्कूल में। अच्छा, तो मेरे घर पर पेड़ लगा है पैसों का? जो पैसा तूने पिछली बार लिया था वो तो लौटाया नहीं गया तुझसे। इस बार हम तेरी कोई मदद नहीं करेंगे शीतल। मालकिन, मेरे बच्चे के भविष्य का सवाल है। मैंने एक बार कह दिया सो कह दिया। अगर ज्यादा चू चपड़ की ना तो जो पगार में थोड़ी बहुत तुझे देती हूँ वो भी बंद कर दूंगी। इसलिए यहाँ से चली जा और कल सुबह समय पर आ जाइए काम पर। मालकिन की ऐसी बात सुनकर शीतल निराश मन से घर वापस लौट आती है। माँ, आप आ गई? क्या हुआ माँ, पैसों का इंतजाम हो गया ना? नहीं बेटा, पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया। मालिक तो मदद करने के लिए तैयार भी हो गए थे, लेकिन मालकिन ने पैसे देने से साफ मना कर दिया। मुझे माफ कर दे बेटा, मेरी वजह से तेरा स्कूल भी छूट जाएगा। नहीं माँ, इसमें आपकी क्या गलती? आपसे जितना हो पाता है आप करती हो। कई दिन गुजर गए, लेकिन शीतल अजय की स्कूल की फीस नहीं भर पाई। अब अजय भी इस बात को समझ चुका था कि अब शायद वो कभी स्कूल नहीं जा पाएगा। एक दिन शीतल काम पर जा ही रही थी कि तभी अजय। माँ, तुम काम पर चली जाती हो, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। आज मैं भी आपके साथ काम पर चलूं?
आपकी भी थोड़ी मदद हो जाएगी। नहीं बेटा, तू क्या करेगा वहाँ पर? माँ, मैं घर पर भी रहकर क्या करूँगा? अच्छा ठीक है बाबा, चल। इतना कहकर दोनों माँ बेटे काम पर चले जाते हैं। अरे शीतल, ये लड़का कौन है? मालकिन, ये मेरा बेटा है अजय। वो तो ठीक है, लेकिन तुम इसे यहाँ क्यों लाई हो? मालकिन, वो जब से अजय को स्कूल से निकाला है तब से वो घर पर अकेला रहता है, इसीलिए आज मैं उसे अपने साथ ले आई। हाँ, सही किया तुमने। देर ही सही, लेकिन तुम्हें ये पता तो चल गया कि एक नौकर का बेटा कोई कलेक्टर नहीं बल्कि नौकर ही बनता है। हम जितना जल्दी हो सके इसे भी काम सिखा दे, तेरी मदद हो जाएगी। मालकिन, ऐसा मत कहिए, मेरा बेटा पढ़ने में बहुत होशियार है। वो तो मेरे हालात ऐसे हैं जो मैं इसे आज पढ़ा नहीं पा रही हूँ। इसकी पढ़ाई वढ़ाई के सपने छोड़ दे अब तू। इसे घर के काम सिखा, इस गरीबी में इसके वही काम आएगा। जा, अब जाकर काम कर। शीतल चुपचाप काम करने लगती है, लेकिन उसके मन में मालकिन की बात कांटे की तरह चुभने लगती है। पूरा दिन काम करके जब वो अपने बेटे के साथ काम करके घर पहुंचती है तो वो खूब रोने लगती है। माँ, क्या हुआ? आप क्यों रो रही हो? बेटा, तेरे पापा के जाने के बाद मैं तुझे एक अच्छी जिंदगी भी नहीं दे पाई। तेरी पढ़ाई वो भी छूट गई। ना अच्छा खा पाते हैं, ना पहन पाते हैं। मैं कैसे इस गरीबी को दूर करूं? मैं नहीं चाहती कि तुझे भी ये सब काम करना पड़े। अरे माँ, क्यों रोती हो? एक दिन देखना, भगवान सब ठीक कर देंगे। हमारे दिन आज भले ही कैसे भी हों, कल हमारे दिन जरूर बदलेंगे। शीतल अजय की ये बात खिड़की से एक रामू नाम का चोर सुन रहा होता है। शीतल को रोता देख रामू को उसके बचपन के दिन याद आ जाते हैं, जब गरीबी के कारण उसकी माँ उसे पढ़ा नहीं पाई और फिर बाद में वो चोर बन गया। मुझे आज अपनी मजबूरी के कारण ये सब काम करना पड़ रहा है, लेकिन ऐसा इस बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए। एक काम करता हूँ, आज जो भी मैं चोरी करके लाया हूँ इसी घर में रख जाता हूँ। क्या पता इन लोगों की कुछ मदद हो जाए। शीतल और अजय के सोने के बाद रामू उस घर के मंदिर में चोरी किए हुए जेवरात और पैसे रख जाता है। और जब अगली सुबह शीतल की नींद खुलती है तो उसकी नजर मंदिर में रखे उन पैसे और जेवरों पर पड़ती है। अरे ये इतना सारा पैसा और जेवर मेरे घर पर? अजय, ओ अजय। हाँ माँ, क्या हुआ? ये मंदिर के पास इतना सारा पैसा और जेवर कहाँ से आया है? क्या सच में? लगता है माँ, भगवान ने हमारी सुन ली। हमारे दुख के दिन अब खत्म हो जाएंगे माँ। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन ये सब आया कहाँ से? हो सकता है ये माता रानी की मेहरबानी ही हो। अब मैं सबसे पहले तेरे फीस भर दूंगी ताकि तू स्कूल जा सके। शीतल और अजय बात कर ही रहे थे कि तभी उन जेवरों में से एक सोने का कड़ा नीचे गिर जाता है और उस कड़े में से आवाज आती है। अरे अरे, संभाल कर पकड़ो, मुझे गिराओ मत। अरे माँ, ये आवाज सुनी आपने? हाँ हाँ सुनी, लेकिन ये आवाज इस कड़े से आई। कड़ा से नहीं माँ, लगता है हमें भ्रम हुआ है। अरे भ्रम नहीं है ये, मैं बोल सकता हूँ। अब तुम दोनों मुझे देखते ही रहोगे या उठाओगे भी? कड़े को बोलता हुआ देख शीतल और अजय के होश उड़ जाते हैं और वो जमीन से उसे उठा लेते हैं। मैं कोई साधारण कड़ा नहीं हूँ, बल्कि एक जादुई कड़ा हूँ। जब तुम मुझे अपनी कलाई पर पहनकर घुमाओगी और सच्चे मन से कोई इच्छा मांगोगे तो वो तुम्हें जरूर मिलेगा। अच्छा, पर तुम मेरे घर कहाँ से आए?
मैं पहले एक गरीब किसान के पास था, लेकिन जैसे जैसे उस गरीब किसान की गरीबी दूर होती गई, वैसे वैसे वो किसान लालची होता गया, और लालच का फल तो बुरा ही होता है। इसलिए उसके घर में चोरी हो गई, और फिर वो चोर मुझे मेरी सही जगह पर छोड़ गया। इसलिए अब तुम परेशान मत हो। मनुष्य को जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, पर अब तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि मुझे किसी गलत व्यक्ति के हाथों में नहीं देना। जी, मैं ध्यान रखूंगी। शीतल वो कड़ा पाकर बहुत खुश होती है। माँ, अब तो हमारे पास वो जादुई कड़ा है, तो आप उसकी मदद से मेरी फीस भर दो ना। हाँ मेरे बेटे, मैं अभी इस कड़े की मदद से तुम्हारी फीस का इंतजाम कर देती हूँ। शीतल उस कड़े को घुमाती है और पैसे की कामना करती है, और उससे पैसा मिल जाता है। वो उन पैसों से अजय की फीस भर देती है। उस कड़े की मदद से शीतल बहुत सारी गाय खरीद लेती है और उसका दूध निकालकर गांव भर में बेचने लगती है। दिन पर दिन उसकी दुकान चलने लगती है। थोड़े ही दिनों में शीतल बहुत अमीर हो जाती है। कभी कभी उस कड़े की मदद से वो गरीब लोगों की मदद भी किया करती थी, लेकिन गांव के कई लोगों को ये बात हजम नहीं हुई। वही शीतल की मालकिन को भी शीतल की अमीरी खटकने लगी। अजय, देख रहे हो, इस शीतल के पास न जाने इतना धन कहां से आ गया। कल तक तो इसके पास खाने को भी पैसा नहीं था, और अब देखो हमसे भी अमीर हो गई है। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन जो भी हो, उसने गरीबी भी खूब देख ली थी। अब भगवान ने उसके नसीब में ये सुख लिखा है, तो तुम क्यों तकलीफ मान रही हो? आपसे तो बात करना ही बेकार है। मैं खुद ही जानकर रहूंगी कि आखिरकार एक नौकरानी इतनी अमीर कैसे हो गई। शीतल की अमीरी का राज जानने के लिए एक दिन उसकी मालकिन चोरी छुपे शीतल के घर आती है और शीतल को उस जादुई कड़े का इस्तेमाल करते हुए देख लेती है। फिर क्या था, एक दिन शीतल की मालकिन मौका देखकर उसके घर से वो जादुई कड़ा चुरा लेती है और फिर घर पर जाकर अपने पति को वो जादुई कड़ा दिखाती है। तुमने चोरी की? हाँ, तो जैसे वो शीतल अमीर हुई है ना, इस कड़े की मदद से अब हम और भी ज्यादा रईस हो जाएंगे। तुम्हें कड़ा वापस कर देना चाहिए। चोरी करना गलत बात है। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? मैं नहीं देने वाली अब इसे किसी को। अब तो ये मेरा है, मेरा। जहाँ इन दोनों के बीच बहस हो रही थी, तो वहीं उधर शीतल को कड़ा नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से वो काफी परेशान थी। वो घर के आसपास कड़े को ढूंढना शुरू कर देती है, लेकिन उसे कड़ा नहीं मिलता। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। एक रात शीतल का मालिक उसके घर आता है और शीतल को वो कड़ा लौटाता है और उसे सारी बात बताता है। इस कड़े को पाने के चक्कर में मालकिन मेरे घर चोरी करने तक आ गई। ऐसे तो बहुत सारे लोग इस कड़े को पाने की कोशिश करेंगे, और ये कड़ा किसी गलत हाथ में चला गया तो नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। अब इस कड़े को खत्म होना होगा, जिससे सभी का लालच ही खत्म हो जाएगा। शीतल अपने आंगन में एक बड़ा सा गड्ढा करती है और उस कड़े को वही दबा देती है। इसके बाद शीतल अपनी गाय का दूध बाजार में बेचकर ही अपना गुजारा खुशी खुशी करने लगती है।